नमस्कार साथियों, स्वागत है आज की कक्षा में आपका। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी भाषा की शिक्षण विधियों को लेकर चर्चा करेंगे। आज हम जो शिक्षण विधियां हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। शिक्षण विधियां, और हम सबसे पहले जिस शिक्षण विधि की बात करेंगे वो है अभिकर्मित अनुदेशन विधि। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी भाषा की शिक्षण की जो नवीन विधियां हैं उनमें हम सबसे पहले 1 नंबर पे चर्चा करेंगे अभिकर्मक अनुदेशन विधि। अभिकर्मित अनुदेशन विधि में क्या होता है कि अभिकर्म का जो अर्थ होता है वो होता है कर्म के अनुसार आगे बढ़ना। इस विधि में छात्र किसी विषय वस्तु को छोटे छोटे खंडों में बांटकर स्वगति से आगे बढ़ता है तथा शिक्षण प्रक्रिया को साकार रूप प्रदान करता है, जो छात्र के लिए पुनर्बलन का कार्य करती है। अभिकर्मित अनुदेशन विधि का जो श्रेय है वो सिडनी एल प्रेसे को दिया जाता है। जो सिडनी एल प्रेसे हैं इनको अभिकर्मित अनुदेशन विधि का श्रेय दिया जाता है। और शिक्षा में अभिकर्मित अनुदेशन की शुरुआत की बात करें तो बीएफ स्किनर ने 1954 में की थी। शिक्षा के क्षेत्र में अगर अभिकर्मित अनुदेशन की बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों तो इसमें योगदान है बीएफ स्किनर का। और सन की बात करें तो 1954 में। और अभिकर्मित अनुदेशन विधि का जो श्रेय की बात करें तो ये है सिडनी एल प्रेसे ने। फिर इसके बाद में अभिकर्मित अनुदेशन विधि के 5 सिद्धांतों पर आधारित है। अभिकर्मित अनुदेशन विधि है ये 5 सिद्धांतों पर आधारित है। इन सिद्धांतों को हम विस्तार पूर्वक देखते हैं, जिसमें पहला सिद्धांत है छोटे छोटे पदों का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत, यानी सक्रिय अनुबंध अनुक्रिया सिद्धांत। और तीसरा सिद्धांत है पुनर्बलन का सिद्धांत। चौथा सिद्धांत जिसमें आता है स्वगति का सिद्धांत, ये अनिवार्य सिद्धांत होता है। पांचवें सिद्धांत की बात करें तो तार्किक कर्म का सिद्धांत, यानी स्वमूल्यांकन का सिद्धांत। इसके बाद में बात करें प्रिय विद्यार्थियों तो इसके बाद में भारत में जो अनुकर्म अनुदेशन विधि की शुरुआत की बात करें तो भारत में इसकी शुरुआत हुई 1963 में। और 1963 में सबसे पहले कहाँ हुई तो इलाहाबाद में। इसकी शुरुआत हुई इलाहाबाद में। अभिकर्मित अनुदेशन विधि में छात्र 5 प्रक्रियाओं से गुजरता है। जो इसकी बात करें तो सबसे पहला जो प्रक्रिया है, सबसे पहली इसमें सबसे पहले रीड यानी पढ़ना, आर से प्रदर्शित किया जाता है। इसको सबसे पहले फ्रेम में लिखे प्रश्नों को पढ़ता है विद्यार्थी। सबसे पहले जो फ्रेम में प्रश्न लिखे गए हैं ना उनको पढ़ता है। तो जो नंबर 2 पे राइट यानी लिखना, इसको हम डब्लू से प्रदर्शित करते हैं। फिर प्रश्नों के उत्तरों को लिखता है। सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ता है फिर लिखता है। तीसरा नंबर की बात करें तो चेक यानी जांच, फिर उन उत्तरों को चेक या जांच करता है। और जो नंबर 4 पे फिर वह उसी क्रम में आगे बढ़ता है, यानी एडवांस आगे। फिर बात करें नंबर 5, पाँचवीं नंबर जो प्रक्रिया है टेस्ट यानी मूल्यांकन, इसको टी से प्रदर्शित करते हैं। फिर लिखे गए पूरे उत्तरों की जांच करता है। ये अभिकर्मित अनुदेशन विधि में जो छात्र 5 प्रक्रियाओं से गुजरता है ना उसके लिए हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं RWCAT। इससे हम पांचों जो सिद्धांत होंगे उनके बारे में चर्चा कर पाते हैं। फिर इसके बाद में हम चर्चा करें तो अभिकर्मित अनुदेशन विधि में के जो में भी इसके जो 2 रूप होते हैं, एक तो रेखीय अभिकर्मित विधि और एक शाखीय अभिकर्मित विधि। अभिकर्मित अनुदेशन विधि होती है ना, इसके भी 2 रूप माने जाते हैं, एक तो रेखीय और एक शाखीय। तो इसके जो रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि है इसके प्रवर्तक की बात करें, इसके प्रवर्तक होते हैं बीएफ स्किनर इसके प्रवर्तक माने जाते हैं रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन के। इसमें क्या होता है कि इसमें क्रमबद्ध अध्ययन होता है, छोटी कक्षाओं यानी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के लिए उपयुक्त मानी जाती है। और इसके बाद में क्या होता है कि इसे बाह्य अभिकर्मित विधि भी कहते हैं बाह्य अभिकर्मित अनुदेशन विधि भी कहते हैं। और 5वें नंबर की बात करें तो इसमें उत्तर विद्यार्थी स्वयं लिखता है और सामान्य बुद्धि वाले विद्यार्थी भी होते हैं। सामान्य से मतलब कमजोर विद्यार्थियों के लिए भी ये मानी जाती है। और शाखीय जो अभिकर्मित अनुदेशन विधि होती है इसके प्रवर्तक तो माने जाते हैं नॉर्मन ए क्राउडर। और ये क्रमबद्ध अध्ययन का अभाव होता है इसमें तो क्रमबद्ध अध्ययन होता है लेकिन शाखीय में क्रमबद्ध का अभाव होता है।
और ये बड़ी कक्षा यानी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसे आंतरिक अभिक्रमित विधि भी कहते हैं। इसे तो बाह्य अभिक्रमित कहते हैं, लेकिन इसे सांख्य को आंतरिक अभिक्रमित विधि भी कहते हैं। इसमें विकल्पों का चयन किया जाता है, और इसमें जो कुशाग्र बुद्धि वाले विद्यार्थी होते हैं, कुशाग्र से मतलब है होशियार, और इसमें रेखीय में कमजोर विद्यार्थी होते हैं। फिर स्वनिर्देशित अभिक्रमित अनुदेशन विधि के जो प्रवर्तक हैं, देखो इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला है कि स्वनिर्देशित अभिक्रमित अनुदेशन विधि के प्रवर्तक की बात करें तो इसमें प्रिय विद्यार्थी मैक ग्रेकर होते हैं। कौन है? मैक ग्रेकर। और नंबर 2 पे देखिए कंप्यूटर सहाय अभिक्रमित अनुदेशन। प्रश्न अगर परीक्षा में हो कि कंप्यूटर सहाय अभिक्रमित अनुदेशन विधि के जो प्रवर्तक हैं, तो ये लॉरेंस स्टूलोरो और सिडनी एल प्रेसो को माना जाता है। बात करें मैथमेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन विधि के प्रवर्तक की, तो ये होते हैं थॉमस एफ गिलबर्ट को माना जाता है। फिर हम बात करें नेक्स्ट विधि की, जो नेक्स्ट विधि है वो है व्याकरण अनुवाद विधि। कौन सी विधि है? व्याकरण अनुवाद विधि। इसे भंडारकर विधि भी कहा जाता है। इसे भंडारकर विधि भी कहा जाता है। और इस भंडारकर या व्याकरण अनुवाद विधि के जो प्रवर्तक है ना, वो श्री रामकृष्ण गोपाल भंडारकर को माना जाता है। इसमें इस विधि के अंतर्गत द्वितीय भाषा यानी जो संस्कृत है के व्याकरण का सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाता है। फिर मातृभाषा में भी क्या किया जाता है? इसका अनुवाद किया जाता है। इसे अनुवाद विधि भी कहते हैं। जो व्याकरण अनुवाद विधि है ना, भंडारकर विधि, इसे अनुवाद विधि भी कहते हैं। और इस विधि में पढ़ने और लिखने पर क्या दिया जाता है? जोर दिया जाता है। व्यवहारिक पक्ष यानी सुनना और बोलना उपेक्षित रहता है। और हम इसके स्तर की बात करें तो प्रिय विद्यार्थियों, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के लिए यह विधि उपयुक्त मानी जाती है। और इस विधि का जो सबसे ज़्यादा विरोध किया, अगर इस विधि का सबसे ज़्यादा किसी ने विरोध किया है तो उसका नाम है जॉन बेसडो। जॉन बेसडो, इन्होंने व्याकरण अनुवाद विधि या भंडारकर विधि का सबसे ज़्यादा विरोध किया है। फिर हम बात करें नंबर 3 पर, तो ये होती है प्रत्यक्ष विधि। अगली हमारी विधि है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि के जो प्रवर्तक हैं वो है गुइन महोदय। कौन है? गुइन महोदय। गुइन महोदय को प्रत्यक्ष विधि के प्रवर्तक माना जाता है। ये गुइन महोदय हैं, ये फ्रांस के निवासी हैं, जो प्रत्यक्ष विधि के क्या है? प्रवर्तक। प्रत्यक्ष विधि की जो शुरुआत हुई है फ्रांस से हुई और अंग्रेजी भाषा में हुई है। इस विधि के मानने वालों का मत है कि जिस प्रकार बालक मातृभाषा सीखता है ना, उसी प्रकार प्रत्यक्षीकरण द्वारा द्वितीय भाषा भी सिखाई जाती है। और इस विधि में अनुवाद निषेध है, यानी इस विधि में सबसे मोटी जो विशेषता है ना, इसमें अनुवाद क्या है? निषेध है। इस विधि में सुनने व बोलने पर जोर दिया जाता है, अधिक बल दिया जाता है। और इसको सुगम विधि या प्राकृतिक विधि या निर्बाध विधि यानी बिना बाधा के भी, जो निर्बाध का मतलब तो बिना बाधा के, इन विधियों के नाम से भी संबोधित किया जाता है। कौन सी विधि को? प्रत्यक्ष विधि को। अगर प्रत्यक्ष विधि के स्तर की बात करें तो ये स्तर की बात करें तो प्राथमिक स्तर के लिए यह विधि उपयुक्त मानी जाती है। इस विधि का भी एक दोष है, इस विधि में एक दोष पाया जाता है प्रिय विद्यार्थियों, और इसका जो मुख्य दोष है, अगर इस विधि के दोष की बात करें तो इसमें भाववाचक संज्ञाओं का ज्ञान नहीं दिया जाता। भाववाचक संज्ञाओं की बात करें तो प्रिय विद्यार्थी, जब हम शिक्षण विधियों के बाद में व्याकरण का पाठ पढ़ेंगे, शिक्षण विधियों के बाद में हम व्याकरण का पाठ पढ़ेंगे, क्योंकि व्याकरण का जो पाठ्यक्रम होता है सेकंड ग्रेड को लेकर, तो 180 नंबर की जो व्याकरण होती है, तो हम शिक्षण विधियों के बाद में व्याकरण पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम जब संज्ञा बिंदु पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि जैसे भाववाचक जो संज्ञा होती है, तो इसमें क्या होता है, जो संज्ञा दिखाई न देकर महसूस की जाती है ना, वो भाववाचक संज्ञा होती है। हम बात करें प्रत्यक्ष विधि को लेकर, तो प्रत्यक्ष विधि का जो मुख्य दोष है, इसमें भाववाचक संज्ञाओं का ज्ञान नहीं दिया जाता। जैसे ये घृणा शब्द लिखा, प्रेम, ईर्ष्या, इन शब्दों में अपने आप में भाववाचक संज्ञा की उदाहरण है ये घृणा, प्रेम, ईर्ष्या, तो इनका अभाव यानी इनका ज्ञान नहीं दिया जा सकता। फिर अब इसके बाद में हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करें तो बंगाल में जो प्रत्यक्ष विधि की शुरुआत हुई तो किसने की? ये टिपिंग ने की थी। किसने की थी? टिपिंग ने की थी। बंगाल में इसकी जो शुरुआत हुई ना, ये टिपिंग ने की थी।
टिपिंग ने की थी। और इसके बाद में जो अगला बिंदु देखें तो बम्बई में इसकी जो शुरुआत हुई वो फ्रेजर ने की थी। किसने की थी? फ्रेजर ने। और मद्रास में इसकी शुरुआत की थी येट्स ने। किसने की? येट्स ने। येट्स ने इसकी शुरुआत मद्रास में की थी। तो आप इन 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी ध्यान से देखें, ध्यान से इसका अध्ययन करें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु हैं। और इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं नंबर 4 पर जो हमारी विधि होगी द्विभाषी विधि। और द्विभाषी विधि है तो इसके प्रवर्तक हैं डॉडसन। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु यानी महत्वपूर्ण विधि है। इसको हम पढ़ेंगे अगले एपिसोड में यानी अगली क्लास में। यहाँ तक आज के लिए आपको आशा उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें। चर्चा करते हैं अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद साथियों।